बीजेपी की पॉलिटिक्स का अंदाज सबसे अलग है। जहां देश की बाकी पार्टियां चुनाव से महज 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल पहले ही एक्टिव मोड में आती हैं, वहीं पर बीजेपी पूरे 5 साल ही एक्टिव मोड में रहती है। बीजेपी एक चुनाव होने के बाद तत्काल ही उस प्रदेश के अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। यही वजह है कि बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सत्ता में लगातार बरकरार रह रही है। हरियाणा को लेकर भी बीजेपी इसी रास्ते पर चल पड़ी है और अगली बार लगातार जीत का चौका लगाने के लिए बीजेपी अभी से अपने विधायकों को भी निहारने लग गई है, उनकी रुखाड़ी करने लगी है, उनको रडार पर लेकर उनकी परफॉर्मेंस को जांचने लग गई है। अभी बीजेपी की हरियाणा में सरकार को महज 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन बीजेपी अभी से 2024 को मद्देनजर रखकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान और आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे बीजेपी के आज के हालात की, बीजेपी के उन 16 विधायकों के बारे में जो रडार पर आ गए हैं और उनकी 2029 की संभावनाओं के बारे में हम आपको बताने का काम करेंगे कि ये कौन कौन से 16 विधायक हैं जो आज की तारीख में रडार पर आ चुके हैं। सबसे पहला नाम है शक्ति रानी शर्मा का। कालका से विधायक बनी शक्ति रानी शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। वो अंबाला की मेयर थी, बीजेपी ने उनको शामिल किया, कालका से उनको टिकट दी और वो एमएलए बन गई। वो एमएलए इसलिए बनी क्योंकि गुज्जर वोटों में वहां पर बंटवारा हो गया और यही वजह रही कि शक्ति रानी शर्मा एक संघर्ष के बीच में चुनाव जीत गई। लेकिन 2029 में शक्ति रानी शर्मा के लिए दोबारा टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी उनकी परफॉर्मेंस को काउंट करेगी और अभी तक 6 महीने की परफॉर्मेंस में वो कुछ ढीली चल रही है। अगर वो बीजेपी की कसौटी पर खरा नहीं उतरी तो ऐसे में उनकी टिकट 2029 में कट सकती है। पुंडरी पर बीजेपी ने सतपाल जांभा को इसलिए टिकट दिया था क्योंकि वहां पर बीजेपी की जीत के आसार बेहद कम थे, लेकिन 25 साल में पहली बार सतपाल जांभा ने पुंडरी के रिकॉर्ड को बदलने का काम किया और वहां पर किसी पार्टी का विधायक बना। लेकिन 6 महीने में ही सतपाल जांभा को लेकर भी नेगेटिविटी फैलने लग गई है और ऐसे में उनको दोबारा टिकट हासिल करने के लिए अपने आप को परफॉर्मेंस के दायरे में लाना होगा, उन्हें अपना व्यवहार सुधारना होगा। अगर उनके प्रति नेगेटिविटी रही तो फिर बीजेपी की टिकट उन्हें 2029 में नहीं मिलेगी। असंध की सीट के ऊपर योगेंद्र राणा ने जब नॉमिनेशन भरा था तो वो नंबर 5 पर चल रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि योगेंद्र राणा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन किस्मत के धनी योगेंद्र राणा विधायक बन गए। 2029 में टिकट हासिल करने के लिए योगेंद्र राणा को भी अपने आप को परफॉर्मेंस के दायरे में खड़ा करना होगा, क्योंकि असंध की सीट प्रदेश की उन सीटों में शामिल है जो हर चुनाव में अपना रंग बदलती है, जहां हर चुनाव में समीकरण अलग होते हैं। ऐसे में लगातार दूसरी बार टिकट हासिल करने के लिए योगेंद्र राणा को भी परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। सफेदों में रामकुमार गौतम को टिकट इसलिए दी गई थी क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता चाहते थे कि नारनौंद सीट पर कैप्टन अभिमन्यु जीत जाए। रामकुमार गौतम नारनौंद से बीजेपी के विधायक थे। ऐसे में उनके ब्राह्मण वोट बैंक को हासिल करने के लिए ही बीजेपी ने रामकुमार गौतम को सफेदों से टिकट देने का काम किया था। किसी को नहीं लगता था कि रामकुमार गौतम सफेदों से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे में भी रामकुमार गौतम ने महज 20 दिन में सफेदों जाकर चुनावी दंगल जीत लिया। अब रामकुमार गौतम की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको 2029 में टिकट मिलने के आसार वैसे ही कम हैं। अगर रामकुमार गौतम अपने बेटे को सियासत में लॉन्च करना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें अपनी 5 साल की परफॉर्मेंस को बेस्ट करना होगा, तभी बीजेपी उनके बेटे को टिकट देने के बारे में विचार कर पाएगी। उचना की सीट ऐसी है जहां पर देवेंद्र अत्री के एमएलए बनने के दूर दूर तक के कहीं कोई आसार नहीं थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला के प्रति बड़ी नेगेटिविटी, ब्रजेंद्र सिंह के लिए लगाव नहीं होना और जाट वोटरों का 3 इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों में 72,000 वोटों का बंटवारा देवेंद्र अत्री के लिए एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि जीत उनके दरवाजे पर आ गई। अगर देवेंद्र अत्री को 2029 में टिकट हासिल करना है तो उन्हें अपने आप को दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह से अलग दिखाना होगा। उन्हें उचाना के लोगों की पहली पसंद बनना होगा, उन्हें अपने प्रति नेगेटिविटी को रोकना होगा और उन्हें ऐसे विधायक के तौर पर स्थापित करना होगा जो 1 लाख के जाट वोटरों की इस फौज के सामने चुनाव जीतने के लिए अपने आप को जाट वोटरों का हिमायती और शुभचिंतक साबित कर सके। अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तभी देवेंद्र अत्री को दोबारा टिकट मिलेगी, वरना 2029 में बीजेपी उचना सीट को जीतने के लिए किसी मजबूत जाट चेहरे के विकल्प के बारे में भी सोच सकती है।
बौनीखेड़ा में कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट इसलिए दी गई क्योंकि विशंबर वाल्मीकि लगातार 2 बार विधायक बन चुके थे, उनके प्रति नेगेटिविटी चल रही थी और बीजेपी ने उनकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया। बीजेपी का यह फैसला सही रहा और बीजेपी आराम से चुनाव जीत गई। लेकिन कपूर वाल्मीकि को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो अगर अपने आप को विशंबर वाल्मीकि से व्यवहार में बढ़िया रख पाए, वो परफॉर्मेंस के मामले में विशंबर वाल्मीकि से अलग और आगे रह पाए, तभी उनको दोबारा टिकट मिलेगी। वरना बीजेपी विशंबर वाल्मीकि के बारे में 2029 में दोबारा विचार कर सकती है। राय में कृष्णा गहलावत को 5 साल के गैप के बाद दोबारा टिकट मिली। वो टिकट इसलिए मिली क्योंकि मोहनलाल बड़ोली के बारे में सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी। ये साफ हो गया था कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कृष्णा गहलावत को एक सरप्राइजिंग फैसले के तौर पर टिकट दी गई। एक ये रिस्क लेकर टिकट दी गई। बीजेपी का ये रिस्क सही रहा और चुनाव जीत गई। अब कृष्णा गहलावत को 2029 में टिकट हासिल करने के लिए अपने आप को परफॉर्मर के तौर पर साबित करना होगा। 2014 में वो विधायक बनने के बाद ऐसा करने में नाकाम रही थी, इसलिए 2019 में उनकी टिकट कट गई थी। अगर 2029 में कृष्णा गहलावत को टिकट हासिल करनी है तो उनको परफॉर्मेंस के मामले में अपने आप को सबसे आगे दिखाना होगा, तभी वो सेफ जोन में रह पाएंगी। पटौदी में विमला चौधरी को टिकट सिर्फ इस बात के लिए मिली क्योंकि उनकी सिफारिश राव इंद्रजीत ने की थी। पटौदी सीट पर हमेशा राव इंद्रजीत की वीटो पावर चलती है। 2014 में भी विमला चौधरी को इसलिए टिकट मिली थी क्योंकि उस बार भी राव इंद्रजीत ने उनको टिकट दिलवाई थी। 2029 में भी राव इंद्रजीत का फैसला ही चलेगा। राव इंद्रजीत की कसौटी पर उतरने के लिए विमला चौधरी को भी परफॉर्मेंस के तौर पर अपने आप को आगे रखना होगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस ढीली रही तो राव इंद्रजीत भी हार का रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे हालात में वो विमला चौधरी की जगह किसी दूसरे शागिर्द को भी टिकट के लिए तलाश सकते हैं। कोसली की सीट ऐसी है जहां पर अनिल डहीना को राव इंद्रजीत ने टिकट दिलवाने का काम किया क्योंकि ये सीट भी राव इंद्रजीत के कोटे में आती है और वो राव इंद्रजीत के स्टाफ के मेंबर रहे हैं और ऐसे में 2029 में उनको भी टिकट हासिल करने के लिए एक लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और इसलिए उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। वैसे ये भी हो सकता है कि अटेली से शिफ्ट होकर आरती राव कोसली में भी आ सकती हैं। ऐसा हुआ तो भी उनकी टिकट छिन जाएगी और अगर नहीं भी छिनी तो भी दोबारा टिकट हासिल करने के लिए अनिल डहीना को लंबा चौड़ा परफॉर्मेंस का दायरा पार करना होगा, तभी उनकी टिकट बरकरार रह पाएगी। रेवाड़ी में लक्ष्मण यादव को कोसली से शिफ्ट किया गया था। रेवाड़ी में बीजेपी के लोकल नेताओं में बड़ा झगड़ा चल रहा था। उनके झगड़े से निकलने के लिए ही लक्ष्मण यादव को टिकट दी गई। लक्ष्मण यादव की जीत के बारे में बेहद कम लोग दांव लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी के लिए लक्ष्मण यादव का सिलेक्शन बेस्ट साबित हुआ और बड़े अंतर से वो चिरंजीवी राव को चुनाव हरवाकर विधायक बन गए। लक्ष्मण यादव को भी अगर लगातार तीसरी बार एमएलए बनना है तो उनको भी रेवाड़ी की जनता के दिलों को जीतना होगा, उन्हें अपने प्रति नेगेटिविटी को रोकना होगा और रेवाड़ी के विकास के बारे में एक नई कहानी लिखनी होगी, तभी उनकी टिकट बरकरार रह पाएगी। सोहना में तेजपाल तंवर को 2014 की गलती से बचना होगा। 2014 में विधायक बनने के बाद तेजपाल तंवर परफॉर्मेंस में ढीले रहे, इसलिए 2019 में उनकी टिकट काट दी गई और ऐसे में उनको 2019 में टिकट हासिल करने के लिए अब वो गलती दोहराने से बचना होगा, उन्हें परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर वो परफॉर्मेंस में ढीले रहे तो फिर संजय सिंह को बीजेपी एक बार फिर से मौका देने के लिए सोच सकती है, क्योंकि संजय सिंह मेवात से खाली हाथ आने के बाद अब दोबारा से सोहना से मौका हासिल करने के लिए तलाश में बैठे हैं, मौका तलाश रहे हैं। गुरुग्राम में बीजेपी हर बार अपना कैंडिडेट बदलती है। 2014 के विधायक को 2019 में टिकट नहीं मिली, 2019 के विधायक को 2024 में टिकट नहीं मिली, क्योंकि दोनों ही विधायक जनता की नज़रों में नेगेटिव हो गए थे। दोनों विधायकों ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी। ऐसे में मुकेश पहलवान के ऊपर भी बीजेपी के रणनीतिकारों की नज़र है। अगर वो परफॉर्मेंस देने में सफल रहे तो उनकी टिकट बरकरार रहेगी। अगर वो पहले दोनों विधायकों की तरह गलती करते रहे तो उनकी टिकट भी कट सकती है। बड़खल में बीजेपी ने दिनेश अदलखा को नए चेहरे के तौर पर टिकट देने का काम किया। वहां पर सीमा त्रिखा के प्रति बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई थी, उनका चुनाव हारना तय माना जा रहा था। ऐसे में दिनेश अदलखा पर दाव लगाना बीजेपी के लिए लकी रहा और वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए हैं। अगर दिनेश अदलखा को अपनी टिकट बरकरार रखनी है तो उनको भी
जनता के बीच में अपने आप को परफॉर्मर दिखाना होगा, उन्हें अपने इलाके के विकास कार्यों को लेकर गंभीर होना होगा और उन्हें अपने प्रति नेगेटिविटी से बचना होगा, तब इनको टिकट मिल पाएगी। एनआईटी में सतीश फागना की जीत को लेकर दांव लगाने वाले चंद लोग थे, बल्कि ये भी कह सकते हैं मुश्किल से बिरला ही कोई उनकी जीत पर दांव लगा रहा था, लेकिन सतीश फागना ने कांग्रेस के एक्टिव एमएलए नीरज शर्मा को धूल चटाने का काम किया और वो उनके लिए एक शानदार जीत रही। लेकिन अगर सतीश फागना को 2019 में टिकट हासिल करनी है तो उन्हें भी एनआईटी की जनता की कसौटी पर खुद को खरा साबित करना होगा। एनआईटी में कई तरह के वोटर रहते हैं और ऐसे वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरना, सरकार के होते हुए नेगेटिव से बचना सतीश फागना के लिए आसान नहीं होगा। अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तो उनको टिकट दोबारा मिल जाएगी, नहीं तो उनकी जगह बीजेपी नए चेहरे की तलाश करेगी। होटल सीट पर हरिंदर सिंह को टिकट इसलिए दी गई क्योंकि वहां पर जगदीश नैयर की नेगेटिविटी काफी फैली हुई थी। ये लग रहा था कि वो चुनाव बुरी तरह से हार जाएंगे और इसलिए हरिंदर सिंह को एक विकल्प के तौर पर टिकट दी गई। वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की जीत पक्की लग रही थी, कांग्रेस का माहौल भी था। ऐसे में हरिंदर सिंह की जीत को लेकर कहीं कोई माहौल नहीं था, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हरिंदर सिंह ने नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलते हुए बीजेपी की झोली में ये सीट डालने का काम किया, यानी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देने का काम किया। अब हरिंदर सिंह को भी अगर अपनी टिकट सलामत रखनी है तो उन्हें भी जगदीश नैयर की गलतियों से सबक लेना होगा, उन्हें नेगेटिविटी से बचना होगा और उन्हें अपने आप को होटल की जनता के बेस्ट एमएलए के तौर पर साबित करना होगा, तभी इनको 2029 में टिकट मिल पाएगी। पलवल की सीट के ऊपर दीपक मंगला जैसे एक्टिव एमएलए की टिकट काटकर बीजेपी हाईकमान ने गौरव गौतम को आगे करने का काम किया। गौरव गौतम हाईकमान के अंदर एक अलग पकड़ रखते हैं, इसलिए उनको टिकट दी गई और पहली बार एमएलए बनने के बाद वो विधायक के साथ साथ मंत्री भी बन गए हैं। लेकिन गौरव गौतम के साथ में नेगेटिविटी 6 महीने में स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे में अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस को सबसे प्रेफरेंस में नहीं रखा तो उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर बीजेपी के सर्वे में वो हारते हुए नजर आए तो उनकी टिकट भी 2029 में कट सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए मंत्रियों और विधायकों की टिकट काटना कोई बड़ी बात नहीं है। 2024 में भी 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों की टिकट बीजेपी ने काटने का काम किया और यही काम 2029 में भी होता हुआ नजर आएगा। यानी ये 16 विधायक आज बीजेपी के रणनीतिकारों के रडार के ऊपर हैं। अगर ये परफॉर्मेंस देंगे तभी इनकी टिकट बचेगी, अगर वो परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे तो उनकी जगह बीजेपी नए चेहरों को उतारने में जरा भी कोताही नहीं बरतेगी। आप इन 16 एमएलए की परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके इलाके के बीजेपी के विधायक की परफॉर्मेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बारे में भी राय जरूर दीजिए। क्या बीजेपी के इन 16 विधायकों के लिए 2029 में वापसी की गुंजाइश बचती है, इसके बारे में भी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।